देखिए, हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य में हम लोग हिंदी कहानी का इतिहास पूरा अच्छे से पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उपन्यास को स्टार्ट किए थे, तो बीच में हम लोगों का इतना गैप हो गया, लगभग 15 दिन का गैप हो गया ना। देखिए, मेरे परिवार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य का डेथ हो गया था, तो इसी वजह से हम बीच में वीडियो नहीं बना पाए। क्योंकि देखिए 12-13 दिन यहाँ पे बिजी हो गए, क्योंकि सब कुछ करना था ना, तो इसलिए तो 13 दिन बिजी हो गए, तो इसलिए हम 12-13 दिन वीडियो नहीं बना पाए। अब आज से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह है, देखिए उपन्यास हम स्टार्ट कर दिए थे ना। उपन्यास आप लोग को बताए थे, उपन्यास का उद्भव कहाँ से हुआ था, उपन्यास का विकास कहाँ से हुआ था, क्या कैसे सब कुछ आप लोग को बहुत ही विस्तार से आप लोग को बता चुके थे। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वह है उपन्यास के तत्व। जैसे कहानी के 6 तत्व बताए थे ना, ऐसे ही उपन्यास के भी 6 तत्व हैं। और उपन्यास के 6 तत्व कौन कौन से हैं वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, आज उपन्यास के 6 तत्व हम लोग देख लेंगे, आप लोग के यहाँ खूब अच्छे से विस्तार से समझा देंगे। और हाँ, अगर आप लोग को इसका जो उपन्यास के 6 तत्व है, अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं यहीं पे यूट्यूब पे ही आप लोगों को उपन्यास के 6 तत्व अच्छे से सब कुछ नोट्स आप लोग को यूट्यूब पे ही दे दूंगा। जैसे कहानी का जो पूरा विस्तार से नोट्स था आप लोग को यूट्यूब पे दे दिए थे ना, वैसे ही ये उपन्यास का भी नोट्स आप लोग को यूट्यूब पे ही आप लोग को मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से जाके अपना नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए, उपन्यास के तत्व कौन कौन से हैं। उपन्यास के तत्व, देखिए जैसे कहानी के 6 तत्व बताए थे ना, वैसे ही सेम उपन्यास के भी 6 तत्व हैं। अब देखिए कौन कौन से उपन्यास के 6 तत्व है ना, वैसे ही सेम आप लोगों को उपन्यास, जैसे कहानी के 6 तत्व बताए थे, वैसे ही सेम आप लोग को उपन्यास के भी 6 तत्व बताएंगे। देखिए, उपन्यास के 6 तत्व में जो पहला है हमारा, पहला क्या होता है, कथानक, कथानक या कथा वस्तु। कथानक, कथानक या कथा वस्तु। देखिए, कथानक में जो हम लोग को पहला कीवर्ड्स याद रखना है, यह है कि आप लोग ऐसे समझिए कि जो हमारा कथानक, एक अच्छा कथानक कब माना जाएगा, जब उसमें ना तो ज्यादा गति हो और ना ही ज्यादा विराम हो। कहने का मतलब यह है कि कथानक में कीवर्ड्स आप लोग बस इतना याद रखिए कि देखिए, अगर गति ज्यादा रहेगा तो पाठक को समझ में नहीं आएगा ना उपन्यास, और अगर विराम ज्यादा रहेगा तो पाठक को नींद आने लगेगी। तो इसलिए ना गति ज्यादा हो और ना ही विराम ज्यादा हो, दोनों ही एक दूसरे से अच्छे से वेल कनेक्टेड हो। कहने का मतलब यह है कि गति और विराम ज्यादा नहीं होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड होने चाहिए, तब हमारा एक अच्छा उपन्यास माना जाएगा, एक अच्छा कथानक माना जाएगा। और जो हमारा कथानक है वो मतलब उसमें कसाव होना चाहिए, उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। और वो कब होगा, जब हमारा ये कथानक में एक अच्छा कथानक कब माना जाएगा, जब इसमें गति और विराम दोनों ही एक दूसरे से अच्छे से वेल कनेक्टेड होंगे। आराम, देखिए इसमें कथात्मक समझ में आ गया ना, गति और विराम दोनों समान होने चाहिए ना, गति और विराम दोनों एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होने चाहिए, ना गति ज्यादा हो ना विराम ज्यादा हो। तो इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे, बस आप लोग को ना पॉइंट याद रखना है कि किसमें क्या ध्यान रखना है। अब देखिए उद्देश्य में, देखिए उद्देश्य में आप लोग बस इतना ध्यान रखना है कि देखिए, कुछ जो लेखक होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि धन कमाना और प्रसिद्धि कमाना ना, धन प्रसिद्धि ये सब, प्रतिष्ठा, तो ये सब जो है हमारा कुछ का ये उद्देश्य होता है। बट कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो कि उनका उद्देश्य क्या होता है कि कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो कि उनका उद्देश्य यह होता है कि देखिए कि मतलब जो पाठक होते हैं ना, उनके चेतना में मतलब एक आदर्श की स्थापना करना, अर्थात अपने विचारधारा को पाठक के चेतना तक पहुंचाना, एक आदर्श की स्थापना करना। तो कुछ लेखक ये उद्देश्य होता है, और कुछ लेखक का उद्देश्य क्या होता है कि धन ये सब कमाना होता है ना। तो जो अच्छे लेखक होते हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि अपनी विचारधारा को पाठक के चेतना तक पहुंचाना और एक आदर्शवाद की स्थापना करना, ये हो गया हमारा उद्देश्य। ये आप लोग इसमें ये पॉइंट याद रख लीजिए। और जो पात्र या चरित्र है, इसमें आप लोग बस इतना याद रखिए कि आप लोग समझते चलिए, ये सब का नोट्स आप लोग को यूट्यूब पे ही मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग नोट्स वहां से बना लीजिएगा। अब देखिए पात्र और चरित्र, देखिए पात्र और चरित्र में बस इतना ध्यान रखना है कि जो पात्र और चरित्र है वो सहज होने चाहिए, काल्पनिक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले तो अनावश्यक पात्र और चरित्र ना होने चाहिए, अर्थात ना ही कम पात्र और चरित्र होने चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा होने चाहिए पात्र और चरित्र। तो देखिए
पात्र यहाँ पे जो चरित्र है वो ना स्वाभाविक होने चाहिए, सहज होने चाहिए। और जो पात्र और चरित्र है वो लेखक जो है उनके लेखक के हाथ के कठपुतली नहीं होनी चाहिए कि लेखक जैसा चाहे वैसे, अर्थात उसको मतलब सहज स्वाभाविक रखना है। तो ऐसे देखिए, ताकि लेखक के हाथ के जो पात्र या चरित्र कठपुतली मतलब कठपुतली ना बन पाए, मतलब सहज और स्वाभाविक होने चाहिए, तब वो एक अच्छा पात्र और चरित्र माना जाएगा। कहने का मतलब ये है ताकि जब उपन्यास पढ़ा जाए तो ऐसा पढ़ के फील हो कि हाँ ये सच में रियल में होता है, अर्थात यथार्थ लगे पढ़ के, मतलब एक यथार्थवाद लगना चाहिए कि यथार्थ मतलब क्या होता है, जो मतलब रियल हो उसको दर्शाया जाता है ना यथार्थवाद में, तो वही पढ़ के कब लगना चाहिए कि सच में ऐसा होता है, रियल मतलब रियल में ऐसा होता है। कहने मतलब ये है कि उसको पढ़ के उपन्यास को एकदम कि हाँ ये काल्पनिक नहीं है, ये मतलब स्वाभाविक रूप से मतलब ऐसा जीवन में होता है। तो पात्र और चरित्र ऐसा रखना है हम लोगों को, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। ये कीवर्ड्स आप लोग यहाँ पे इतना याद रखिए। अब देखिए, देश काल वातावरण में बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। देश काल वातावरण में देखिए, देश काल वातावरण में क्या ध्यान रखना है कि देखिए उपन्यास देखिए ऐसा होना चाहिए कि मतलब कहने का मतलब ये है कि उपन्यास जिस समय लिखा जाए उसमें मतलब कोई एक निश्चित डेट या सन का नाम ना दिया हो, मतलब तारीख नहीं देना चाहिए, तब वो एक अच्छा उपन्यास माना जाता है। जैसे आप लोग अभी गोदान पढ़ेंगे ना, गोदान, तो उसमें क्या लिखा है कि देखिए सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। और उसमें आगे लिखा है, फिर एक वाक्य में लिखा है कि जिले का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं, जिले के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ये डायरेक्ट इतना लिखा होगा, गोदान पुस्तक में, जो गोदान की पुस्तक है ना उपन्यास की, उसमें यह डायरेक्ट लिखा गया है। तो कहने मतलब यह है कि जब ऐसा कोई निश्चित डेट वगैरह नहीं दिया रहेगा तो वो अपने जिस समय लिखा जाएगा उस समय अच्छा उपन्यास माना जाएगी, बट वर्तमान समय भी यह प्रासंगिक इसकी मतलब जो प्रासंगिकता है ना वो बनी रहेगी। तो उस समय भी तो रहेगी एक अच्छी उपन्यास, जो प्रेजेंट टाइम में उसमें भी एक अच्छी उपन्यास मानी जाएगी। तो इसलिए देश काल का मतलब ये हुआ, इसमें आप लोग ये कीवर्ड्स याद रखिए कि कोई निश्चित तारीख या डेट नहीं मतलब होना चाहिए, तब ये एक अच्छा उपन्यास माना जाएगा। तो जो प्रेजेंट टाइम में उपन्यास जो रहेगा, जैसे गोदान का जो गोदान पुस्तक में जो लिखा है बता दिए ना, उसमें डायरेक्ट ऐसे लिखा है। तो देखिए गोदान का जो पूरा एक मतलब है उपन्यास में जो बताया गया है सब कुछ, तो यह मतलब ऐसा है कि वो मतलब एक आम इंसान के सबका सामान्य जीवन की वही कहानी है ना। तो इसलिए कहने मतलब यह है कि उसमें कोई एक निश्चित डेट नहीं डालना चाहिए कि वो अपने समय की एक महान उपन्यास मानी जाएगी, बट वर्तमान समय में भी जब कोई उपन्यास पढ़ेगा वो एक अच्छे उपन्यास माना जाएगा। तो इसलिए देश काल वातावरण में ये ध्यान रखना है। देखिए, और वातावरण का मतलब देखिए ये समझिए कि एक अच्छा उपन्यास तब माना जाएगा जब कोई पाठक उसको पढ़ते समय उसको मतलब ये उस वातावरण में ऐसा डूब जाए कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ फील ही ना हो, उस उपन्यास को मतलब उस उपन्यास को इतना पढ़ते हुए डूब जाए उस उपन्यास में कि आसपास क्या हो रहा है कुछ भी हो रहा है उससे नहीं मतलब है, बस वो उपन्यास में पढ़ते हुए डूबा हुआ है कि क्या हो रहा है उपन्यास में, क्या कैसे, तब एक अच्छा उपन्यास माना जाएगा। तो देश काल वातावरण में ये कीवर्ड्स आप लोग याद रख लीजिए। अब देखिए, भाषा शैली में आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली में बस आप लोग को इतना कीवर्ड्स याद रखना है कि भाषा शैली में इतना कीवर्ड्स आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, दिव्या में ज्यादातर तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। अब जैसे मान लीजिए कि गोदान में, अब देखिए गोदान में जो है वो आम हिंदुस्तानियों की जो भाषा है ना उसका ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैला आंचल, देखिए मैला आंचल में गांव मुख्य केंद्र में है ना, ग्रामीण मुख्य केंद्र में है, तो वहां पर ज्यादातर देशज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही बस हमें देखना है कि कौन सी भाषा शैली का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। बस भाषा शैली में इतना ही ध्यान हम लोगों को रखना है कि कौन सी भाषा शैली का प्रयोग ज्यादातर किया गया है। और जो संवाद है हमारा, संवाद में बस आप लोगों को 2 कीवर्ड्स याद रखना है। कितने कीवर्ड्स? 2 कीवर्ड्स संवाद में आप लोगों को याद रखना है। देखिए, पहला कीवर्ड्स क्या है कि संवाद जो है वो सीधे चरित्रों या पात्रों के माध्यम से कराना चाहिए। और जो दूसरा हमारा कीवर्ड है संवाद में वह यह है कि एक अच्छा संवाद छोटा, सुस्त और गतिशील होता है। कहने मतलब यह है कि 2 कीवर्ड समझिए ना आप लोग, कौन कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं संवाद में, बस यही है। और संवाद में बता दिया ना कि छोटे, चुस्त और गतिशील संवाद होने चाहिए। जितने ही छोटे संवाद होते हैं उतने ही अच्छे संवाद माने जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुल उपन्यास के 6 तत्व जो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे से विस्तार तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग
देखिए, अब हम लोग अच्छे से उपन्यास को विस्तार से उपन्यास का इतिहास अच्छे से अब हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोगों का ऐसे रहता है ना कि कोई भी मतलब जैसे कहानी लिए थे, कहानी पढ़ने से पहले, कहानी का इतिहास पढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन लिखवा दिए थे, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, संभावित प्रश्न। तो इसी प्रकार से अब हम लोग उपन्यास का इतिहास पढ़ने से पहले, उपन्यास से मतलब जो उपन्यास का इतिहास है उससे पढ़ने से पहले आप लोग ना प्रश्न लिखवा देंगे। इससे क्या रहेगा ना, जब आप लोग उपन्यास का इतिहास पढ़ेंगे तब आप लोग अच्छे कहेंगे हाँ इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो बस पहले क्वेश्चन लिखवाने का यही तरीका है ताकि आप लोग समझते रहिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए अब हम लोग उपन्यास का इतिहास पढ़ने से पहले चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखा देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग उपन्यास का जो उपन्यास से संभावित जितने भी प्रश्न हैं वो अब हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद अब हम लोग उसके आगे हम लोग कंटिन्यू अपना क्लास रखेंगे आज से। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं उपन्यास से संभावित जो भी प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध स्पष्ट करें। क्या ये कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के बाद का हिंदी उपन्यास यथार्थ के विभिन्न भूमियों का प्रकाश मात्र है? क्वेश्चन नंबर 2, उपन्यास के उद्भव में पूंजीवाद और मध्य वर्ग की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 3, उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? विशेष रूप से गोदान के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का पहला उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का परिचय देते सिद्ध कीजिए कि उन्होंने हिंदी उपन्यासों के कर्म भूमि ही नहीं बदली कायाकल्प भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास व उपन्यासकार टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 9, उपन्यासकार जैनेंद्र तथा उनके प्रमुख उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 10, जैनेंद्र के नारी चरित्र। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के प्रगतिवादी उपन्यासकार तथा उनके उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 12, उपन्यासकार यशपाल तथा उनके प्रमुख उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 13, उपन्यासकार भीष्म साहनी तथा उनके उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 14, आंचलिक उपन्यास तथा उसके विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार व उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 16, फणीश्वरनाथ रेणु और उनके प्रमुख उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 17, नया उपन्यास टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 18, समकालीन उपन्यास से आप क्या समझते हैं? पिछले 2-3 दशकों में लिखे गए हिंदी उपन्यासों गति और स्थिति पर विचार करें। इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।